हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं लेकर आया हूं जीव विज्ञान की जो इंटरमीडिएट है, उसमें जो पहला पार्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। यानी जो पुष्पी पादप होते हैं, यानी आवृतबीजी जो पादप हैं, प्लांट हैं, उनमें लैंगिक प्रजनन यानी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, उसकी मैं संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। लेकिन उस संपूर्ण जानकारी के पहले पार्ट में आपको जो पहला चरण है लैंगिक प्रजनन का, उसमें होता है परागण। तो परागण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ लीजिए ये हर वर्ष लगभग किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं परागण की ओर। तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं परागण। तो प्यारे बच्चों, परागण को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना होगा कि पुष्प की संरचना क्या होती है। अगर हम पुष्प की संरचना की बात करें, पुष्प की संरचना की बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले ये आपका हो जाएगा पुष्पासन। और पुष्पासन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बनानी होगी, आपको बनाना होगा स्त्री केशर का भाग बनाना होगा। ये स्त्री केशर भाग हो जाएगा और इसी के अंदर एक होता है बीजांड। ये बीजांड होता है और इसके बाहर की ओर आपका क्या होता है, बाहर की ओर ये कुछ दल होते हैं। ये दल होते हैं जो कलड़, जो पुष्प होता है, उस पुष्प का जो कलड़ भाग होता है, ये कलड़ भाग वही होता है जो हमें बहुत अच्छा दिखता है। ये वही कलड़ भाग है। और इसके बाहर की ओर जो होती हैं, बाहर की ओर बाहर की ओर देखा जाए, ये हो जाती हैं पंखुड़ियाँ। और इसके और देखा जाए भाग की ओर, तो आप देखेंगे यहाँ से पुंकेसर निकले होते हैं। यानी ये हो जाती है पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यहाँ पर अगर हम नामकरण करें तो ये सबसे पहले हो जाएंगे दल। यानी जो पुष्प का कलर्ड भाग होता है, जिसे हम पुष्प जो हमें दिखाई देता है, आकर्षक भाग होता है, जैसे गुलाब का, कमल का, गुड़हल का, जो पंखुड़ियाँ होती हैं कलर्ड, वो आपके दल होते हैं। और ये सभी दल होते हैं, लेकिन इनको अगर हम आपस में मिक्स कर दें तो हो जाएगा पुंज, दल पुंज। और ये जो ग्रीन भाग होता है सबसे बाहर की ओर, इसे हम कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल कहते हैं। अगर सभी को काउंट कर लिया जाए तो पुंज कह देंगे, बाह्य दल पुंज। और अगर देखा जाए ये वाला जो ब्लैक वाला भाग है, इसे हम कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। और ये जो भाग होता है इसी को हम कहते हैं स्त्री केशर, स्त्री केशर। अब स्त्री केशर में जो सबसे ऊपर वाला भाग ये होता है, इसी को हम कहते हैं वर्तिकाग्र, और ये कहलाता है वर्तिका। और ये आपका हो जाता है अंडाशय, इसके अंदर होता है बीजांड, ठीक है। और ये होते हैं पराग कोश, पराग कोश। इस प्रकार आप देखेंगे पुष्प की संरचना हो जाती है। तो जब तक आप पुष्प की संरचना को नहीं समझेंगे तब तक अन्य बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो देखो, पुष्प की संरचना आप बड़ी ही आसानी से समझ गए। सबसे बाहर की ओर, बाहर की ओर होते हैं दल जो ग्रीन कलर के होते हैं, इन्हें हम बाह्य दल कहते हैं, या सभी को अगर काउंट किया जाए तो बाह्य दल पुंज कहेंगे। और ये होता है पुष्पासन, क्योंकि इसी पर पुष्प टिका रहता है, तो ये पुष्पासन हो गया। और यहाँ से लेकर जो आपको नीले रंग का दिख रहा है, ये पूरा स्त्री केशर है। लेकिन इस स्त्री केशर में सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिका कहलाता है, ये वर्तिका कहलाता है। ये जो उभरा हुआ भाग होता है अंडाशय कहलाता है, बीच में अंदर जो भाग होता है उसे बीजांड कहते हैं। तो ये इस प्रकार ये हो गया स्त्री केशर। फिर हम बात करेंगे जो ब्लैक रंग से दिख रहा है, इसे हम कहेंगे पुंकेसर, ये होगा आपका हो जाता है पुंकेसर। और इसके जो ऊपर वाला भाग होता है इसी को हम पराग कोश कहते हैं, ये आपका हो जाता है। तो अगर पुंकेसर की बात की जाए तो ये नर वाला भाग होता है और ये वाला मादा भाग होता है इस तरीके से। तो इतने आपके भाग होते हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझने हैं। अगर ये समझ में आ गए तो आपको जो हम आज बताना चाहते हैं परागण, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो, परिभाषा पहले आपको बेसिक तरीके से समझनी है कि परागण आखिर पॉलिनेशन जो होता है वो प्रोसेस क्या होती है, वहां से समझना। आइए चलते हैं। तो हम अगर परिभाषा लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, जब किसी पुष्प के पुंकेसर के पराग कोश के
परागकण स्वतः या किसी अन्य माध्यम से उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। यहाँ से पहले बच्चों देखो परिभाषा कैसे बनती है। परिभाषा बहुत कठिन नहीं है, परिभाषा आपको स्वयं बनानी। अभी आपको धैर्यपूर्वक ये पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको हम वादा करते हैं, आपको ये जो वीडियो आप देखकर आप परिभाषा जो देख रहे हैं, परिभाषा आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, परिभाषा आप स्वयं बनाएंगे, परिभाषा आप स्वयं लिख पाएंगे। तो देखो हमने कहा जब किसी पुष्प के पुंकेसर के पराग कोश के परागकण, यानी मेन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेन हो रहा है परागकण। मेन फोकस बिंदु कौन है यहाँ पर, आप कह सकते हैं परागकण। ये परागकण स्वतः या किसी अन्य माध्यम से उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। मतलब किसी भी तरह अगर पहुंचते हैं तो उसे हम जब किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश के परागकणों का स्वतः या किसी अन्य माध्यम से उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। तो यहाँ से पहले बच्चों आप क्या समझेंगे, मान लिया हमने एक पौधा ले लिया, ये पौधा है, यहाँ पौधे पर एक ये पुष्प है, कोई ये पुष्प है, मान लिया ये पुष्प है, और यहीं पर कोई ये दूसरा पुष्प है, ठीक है, और एक और पौधा है, तो ये कोई ये हो गया, तो ये पुष्प है, ये पुष्प हो गए। तो आप देखिए दो पौधे हैं, तो यहाँ से आपको समझिए, यहाँ से आप क्या समझना है, यहाँ से आपको समझना, मान लिया एक कोई पुष्प ये है और एक पुष्प ये है, एक पुष्प है, तो ये एक ही जाति के पौधे हैं, ये ध्यान रखना, एक ही जाति के पौधे, ये दोनों एक ही जाति के पौधे हैं। अब हमने कहा ये पूरी संरचना है, आप मान लेना ये पुष्प है, और इसको अगर हम पूरा बनाए तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप देखिए इस पुष्प के जो परागकण हैं, परागकण, अब परागकण कहाँ है, तो ये जो आपका परागकोश दिख रहा है, ये ऐसे, ये आपको संरचना जो दिख रही है परागकण, अब इसमें ये परागकण भरे हैं, ये परागकोश जो था ये क्या है, ये परागकोश है, इसी परागकोश में ये परागकण भरे हुए हैं। अब ये परागकण किसी भी माध्यम से यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका होगा वर्तिकाग्र, यहाँ अलग हम बना देते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र की संरचना बना देते हैं, ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र है, ठीक है। तो ये हो गए परागकोश, परागकोश में है परागकण, और ये हो गया पौधे का मादा भाग, ये हो गया मादा भाग, और ये हो गया नर भाग। तो पौधे का नर भाग, मादा भाग, तो इस मादा भाग तक इसके परागकोश के परागकण किसी भी माध्यम तक यहाँ तक पहुँचने। तो मान लिया कोई एक पुष्प है, ये इसी के परागकण इसी पुष्प पर गिर जाए, मान लिया एक ही पौधा है, उसके परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच गए, या इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प तक पहुँच गए, अथवा
कोई उसी जाति का पौधा है वहां तक इसके परागकण निकल कर यहाँ देखो, एक तो इसी में गिर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 इसके यहाँ तक जा रहे हैं, नंबर 3 ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं। 3 स्थितियाँ बन गई, एक तो उसी पुष्प में, या तो उसी पौधे का कोई दूसरे पुष्प में, या उसी जाति का कोई दूसरा पौधा है वहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो 3 स्थितियां। वही देखो हमने कहा है, जब किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश, ये पुंकेसर है, पुंकेसर का परागकोश है, परागकोश के परागकण, इसमें परागकण है का स्वतः मतलब अपने मन से या किसी अन्य माध्यम से, कोई अन्य माध्यम हो जाए, अन्य माध्यम से उसी पुष्प यानी इसी पुष्प में गिरे, या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर जाए, अथवा उसी जाति का ये देखो पौधा है, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे, ये दूसरा पौधा है, के पुष्प, इसका ये पुष्प है, के वर्तिकाक का भाग ऐसा होगा, वर्तिकाक तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण समझे? तो अब देखो रिपीट करते हैं, क्या कहेंगे, जब किसी पुष्प के, ये देखो यहां पर हमने बताया है परागकोश, ये है वर्तिकाक, यहां तक पहुंचेंगे इसके ऐसे, इसी पुष्प में, या इसी पुष्प के परागकण किसी उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक, या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाक तक पहुंचते हैं, इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो ये आपका परागण हो जाता है। वही हमने लिखा, इसको याद नहीं करना है, जब किसी पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प, वही पुष्प होना चाहिए, उसी पुष्प के वर्तिकाक तक, या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाक तक, अथवा उसी जाति का कोई दूसरा पौधा है उसके पुष्प के वर्तिकाक तक पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। बस इतना आपको समझना है। और यही हमने चित्र के माध्यम से भी बताया है, इसी पुष्प पर गिर जाए, या इसी के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर गिर जाए, या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर गिर जाए, तो ये आपका परागण कहलाता है। ये आपका परागण हो गया। अब क्या होगा, हम कहेंगे परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है? सबसे पहले हम कहेंगे स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। तो यानी यहां से आप देखेंगे कि परागण तो हो गया परागण, लेकिन 2 प्रकार का होगा। अब 2 प्रकार का होगा तो इससे देखो यहीं से परिभाषा आपको सारी बनानी है। सारी परिभाषाएं हमने बताया, आपको परिभाषाएं अलग से आपको सीखनी नहीं है, ना अलग से याद करनी, बस आपको यहीं से। हमने पहला बताया कि जब इस पुष्प के परागकण परागकोश से जो परागकण निकलकर उस वर्तिकाक तक पहुंचते हैं, इसी घटना को हम परागण कहते हैं। लेकिन ये परागण किस तरह हो सकता है? 3 स्थितियां, या तो इसी पुष्प के वर्तिकाक तक जाएंगे, या तो इसी पौधे का कोई दूसरा पुष्प होगा, मतलब यहां से निकलकर इस पुष्प पर चले गए, तो दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति आएगी इसके निकलकर उसी जाति का कोई दूसरा पौधा है उसके पुष्प तक पहुंचते हैं। तो यानी कुल मिलाकर हमने कहा परागकोश के परागकण वर्तिकाक तक पहुंचेंगे, लेकिन 3 स्थितियां, इसीलिए बना स्वपरागण परपरागण। तो पहली हम हेडिंग लिखेंगे स्वपरागण, स्वपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है? तो हम कहेंगे स्वपरागण क्या होता है, यहीं से देखो परिभाषाएं बनाएंगे। कहेंगे जब किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश के परागकणों का उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प तक स्वतः यानी प्राकृतिक तरीके से पुष्प के वर्तिकाग्र तक प्राकृतिक तरीके से स्वतः या प्राकृतिक तरीके से पहुंचते हैं
तो इस क्रिया को स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखो आपको क्या समझना है, अब हमें एक ही पुष्प लेना है, अब हमें एक ही पुष्प लेना है और क्या कहना है, जब किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकणों, परागकोश के परागकणों का उसी पुष्प यानी यही पुष्प इसी में निकल कर गिर जाए, इससे निकलकर यहाँ पर परागकण गिर जाए, ठीक है, या फिर इसके, मान लो ये कोई पुष्प है यहाँ से निकले इसी में गिर गए, या फिर यहाँ से निकल उसी पौधे का कोई दूसरा पुष्प ये है या ये है यहाँ तक चले गए, तो वही देखो जब किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकणों का, परागकोशों के परागकणों का उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्वतः या प्राकृतिक तरीके से पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यानी यहां से हम क्या कहेंगे, पौधा वही होना चाहिए, उसी पौधे के पुष्प में गिरेंगे या तो कहाँ होगा, दूसरा पुष्प होगा। तो यहां से आपको बार बार हम समझा रहे हैं कि पराग कोशों से परागकोण निकलकर वर्तिकाग्र तक जाएंगे, तो वर्तिकाग्र तक जाएंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्वपरागण। लेकिन वो एक ही जाति का वही पौधा होना चाहिए, ये हो जाएगा स्वपरागण। अब स्वपरागण हो जाएगा तो स्वपरागण आप समझ गए होंगे, जब किसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश के परागकणों का उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्वतः या प्राकृतिक तरीके से पहुंचते तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण के लाभ क्या है, अगर हम लाभ की बात करें तो हम कहेंगे स्वपरागण के कारण बीजों में शुद्धता बनी रहती है। यानी स्वपरागण का सबसे मेन जो होता है लाभ, वो कहेंगे स्वपरागण के कारण ही बीजों की शुद्धता बनी रहती, क्योंकि इसमें दूसरे के लक्षण नहीं आ पाते हैं। इस प्रकार देखा जाए ये स्वपरागण जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप इंटर में हो अध्ययन करो, जो हाई स्कूल में है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी आपको ये सारी बातें समझनी है। और जब समझ कर आंसर आप देंगे तो आपसे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब देखो परपरागण क्या होता है, ये स्वपरागण जब आप समझ लिया, जब आप स्वपरागण समझ गए हैं तो अब चलते हैं परपरागण की ओर। तो हम क्या कहेंगे, परपरागण। अब परपरागण क्या होता है, जब किसी पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पर परागण कहलाता है। फिर कहेंगे पर परागण के लिए किसी अन्य माध्यम जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, जंतु द्वारा तथा पक्षी द्वारा आदि, पर परागण के लिए किसी अन्य माध्यम जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, जंतु द्वारा, पक्षी द्वारा आदि होते हैं। तो पहले बच्चों यहां से देखो, समझो, फिर से हम बता रहे हैं आपको क्या कहेंगे, जब देखो फिर से बता रहे हैं हम आपको, पुनः एक बार बता रहे हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए।
मान लिया हमने कहा ये एक पुष्प है और एक ये पुष्प है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पौधे के यहाँ से परागकण और उसी जाति का कोई दूसरा ये पुष्प है, वहाँ से परागकण यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ ऐसे पहुँच रहे हैं, मतलब इस पुष्प पर नहीं जाएंगे, अब दूसरे पुष्प पर जाएंगे। दूसरा पुष्प भी कैसा है, दूसरे पौधे का है, ये एक अलग पौधा है, ये उसी जाति का पौधा वही रहेगा। ये नहीं कि गुलाब है तो उसका कमल से करवा दो, गुलाब है उसका गेंदा से करवा दो, ये संभव नहीं है। हमें क्या करना होगा, उसी जाति का, ये उसी जाति का, ये मान लिया कोई पौधा उसी जाति का पौधा है यहाँ से, लेकिन पौधा दूसरा होना चाहिए। पौधा जब दूसरा होगा तब उसे हम कहेंगे पर परागण। और जरा सोचो कि दूसरे पौधे पर क्या स्वतः इनके पैर लगे हैं, वो चले जाएंगे? स्वतः तो पैर है नहीं, तो कैसे जाएंगे? तो कोई ना कोई माध्यम होगा, कोई ना कोई लेकर जाएगा। वो माध्यम क्या हो सकता है, वायु हो सकती है, जल हो सकता है, कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, जंतु हो सकता है। वही हमने आपको यहाँ पर बताना चाहा है कि जब किसी पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प, उसी जाति का कोई दूसरा होना चाहिए पौधा, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पर परागण कहलाता है। और पर परागण के लिए किसी अन्य माध्यम जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट, जंतु द्वारा, पक्षी द्वारा आदि होते हैं। माध्यम कोई दूसरा हो सकता है, माध्यम कोई दूसरा हो सकता है। रिपीट करते हैं, जब किसी पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही पर परागण कहलाता है। और पर परागण के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, जंतु द्वारा, पक्षी द्वारा आदि। तो यानी हमने कहा जब यहाँ से परागकण जाएंगे तो कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होगी और बिना माध्यम के नहीं जाएंगे। जबकि हमने ये क्या बताया था, वही पौधा था, एक ही पौधे में हो रहे हैं तो स्वपरागण, अगर एक पौधे से दूसरे पौधे में हो रहे हैं तो पर परागण। बस इतना आपको स्वपरागण और पर परागण में समझना है। अब हम बात करें पर परागण के लाभ क्या है, लाभ की बात कर लें। आइए चलते हैं। पर परागण के लाभ। अब लाभ की बात करी जाए तो हम कहेंगे नंबर 1, नवीन जातियों के विकास में पर परागण ही सहायक होते हैं। भाई आप खुद सोचो, जब एक ही जाति का उसमें जा रहे हैं तो बताओ क्या नई जाति बनेगी? नई जाति बनने के लिए जब एक दूसरे के दो के लक्षण आएंगे, जब दो के लक्षण आएंगे तो नई जाति बनना संभव है? वैसे संभव नहीं है। दूसरी बात हम कहेंगे पर परागण से उत्पन्न बीज स्वस्थ व अच्छे होते हैं। ठीक है। तीसरा हम कहेंगे पर परागण के लिए कीटों, पक्षियों आदि को आकर्षित करने के लिए पुष्प के दलपुंज रंगीन व खूबसूरत होते हैं। परागण के लाभ क्या हैं? नवीन जातियों के विकास में पर परागण ही सहायक है, नंबर 1। नंबर 2, पर परागण से ही उत्पन्न बीज स्वस्थ व अच्छे होते हैं। भाई पर परागण से जो बीज होंगे वो स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। तीसरी बात कहना चाहें तो पर परागण के लिए कीटों, पक्षियों आदि को आकर्षित करने के लिए पुष्प के दल पुंज रंगीन व खूबसूरत होते हैं। भाई ये जो कलर भाग, इसीलिए भाई कलर भाग नहीं होंगे तो पर परागण कीट और पक्षी क्यों आकर्षित होंगे? यानी इसीलिए इनके क्या होते हैं, पुष्प वगैरह अच्छे हो जाते हैं। तो ये सारे बहुत होते हैं जो लाभ होते हैं। अगर इनकी हानियों की अगर हम बात करें तो हानियां भी होती हैं। हानियां ये होती हैं कि अगर देखा जाए पर परागण से शुद्धता देखी जाए तो क्या बनी रहती, तो नहीं होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये किसके द्वारा हो जाएगा, तो हमने बताया आपको जल द्वारा होगा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, जंतु द्वारा, पक्षियों द्वारा आदि इस माध्यम से होगा और ये इसके लाभ हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा कि किस तरह हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। ऐसे ही अगर समझना चाहते तो हमारे चैनल पर बने रहिए, अच्छे कमेंट करिए ताकि हम आपको और अच्छे वीडियो जो है प्रोवाइड कर सकें। यहाँ तक देखा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए तथा लाइक कमेंट के माध्यम से हमें कुछ बेहतर पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।